सोनिया गांधी के पास क्या अपने इलाज के पैसे नहीं होंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि यस बैंक के मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट में यह बड़ा खुलासा किया कि प्रियंका वाड्रा ने यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर को एक पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया और फिर पेंटिंग से मिली रकम का इस्तेमाल सोनिया गांधी के इलाज के लिए किया। अब इसको सुन के तो आपके मन में यही आएगा ना कि भाई सोनिया गांधी के पास अपने इलाज के पैसे नहीं है कि पेंटिंग खरीदने के लिए किसी को मजबूर किया जाए और उसके पैसे से सोनिया गांधी का इलाज हो। लेकिन मसला अकाउंट में कितना पैसा है उसका नहीं है, मसला इस बात का है कि अपने पैसे से क्यों। क्योंकि जो कहा जा रहा है उसको अगर आप कोरिलेट कीजिएगा तो यही बातें निकल कर आती हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यस बैंक के को-फाउंडर राणा कपूर ने ईडी को बताया कि उसे कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से एमएफ हुसैन की पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया गया और यह बात साल 2010-2012 के बीच की बताई जा रही है। राणा कपूर ने बताया कि पूर्व कांग्रेस सांसद मिलिंद देवड़ा ने इस पूरे सौदेबाजी के लिए उन पर दबाव बनाया। राणा कपूर ने बताया कि पेंटिंग की डील करवाने में मिलिंद देवड़ा और मुरली देवड़ा ने अहम भूमिका निभाई और वो सीधे कभी गांधी परिवार के किसी सदस्य से नहीं मिले। ईडी ने जब राणा कपूर से पेंटिंग की खरीद की पूरी डिटेल मांगी तो उन्होंने क्या क्या जानकारी दी। उन्होंने कहा कि साल 2010 की बात है, मिलिंद देवड़ा मुंबई में मेरे घर आए और मेरे ऑफिस में कई बार आए और मुझ पर प्रियंका गांधी से एमएफ हुसैन की पेंटिंग खरीदने का दबाव बनाया। उन्होंने इसके लिए कई बार मुझे मैसेज और कॉल भी किए। मैं ये डील नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कई बार उनके कॉल को भी इग्नोर किया। कई बार इग्नोर करने के बावजूद मैंने दबाव में पेंटिंग खरीदी। दिवंगत मुरली देवड़ा ने मुझे दिल्ली में एक बिजनेस में मिलने को कहा था, बिजनेस पार्टी में, और उस वक्त वो पेट्रोलियम मंत्री थे। उस मीटिंग में मुरली देवड़ा ने कहा कि पेंटिंग खरीदने में देरी हुई तो उससे यस बैंक और उन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो समझा जा सकता है, यस बैंक पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यस बैंक में किसका पैसा था? इस देश के आम नागरिक का। और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो लोग पूछेंगे कि आम आदमी का पैसा इसलिए सफर करे क्योंकि प्रियंका वाड्रा की पेंटिंग बिकेगी और सोनिया गांधी का इलाज होना है। आपके पैसे से वो बैंक चलता है, बैंक से आपका पैसा नहीं चलता। और वहां धमकी जा रही है कि यस बैंक पर प्रभाव पड़ेगा। फिर वो कहते हैं इससे मेरे और देवड़ा परिवार के संबंध भी खराब होंगे। कपूर ने बताया कि अगर उन्होंने पेंटिंग खरीदने से मना किया तो इससे उन्हें गांधी परिवार से रिश्ते बनाने में न सिर्फ बाधा उत्पन्न होगी बल्कि पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने में कठिनाई होगी। इसलिए मैंने आपसे उस दिन कहा था जब इस देश में पद्म भूषण ऐसे लोगों को मिलने लगे जो राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो बिना चप्पल के पहुंचे, तो कुछ लोगों को तकलीफ होती। क्योंकि पहले पद्म भूषण और पद्मा अवार्ड्स कैसे मिलते थे उसकी एक और मिसाल है। एक लौता मामला नहीं है, एक और मिसाल है कि अगर वो कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि भाई उससे कहा गया पेंटिंग नहीं खरीदोगे प्रियंका वाड्रा की तो पद्मा अवार्ड मिलने में भी दिक्कत हो जाएगी। मतलब तुम्हारी खुद की पहचान क्या है और तुमने देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमने गांधी परिवार के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है इनकी नजर में ये इंपॉर्टेंट है। भाई आरोप तो यही कह रहा है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक राणा कपूर ने दावा किया है कि उसने पेंटिंग के एवज में 2 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान चेक में किया। उसने दावा किया कि मिलिंद देवड़ा ने गोपनीय तरीके से उन्हें सूचना दी कि इस पेंटिंग की बिक्री से मिलने वाली रकम का उपयोग गांधी परिवार सोनिया गांधी के न्यूयॉर्क में इलाज पर करेगा। कपूर ने ईडी को भी यह बताया कि सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल ने उनसे कहा था कि सोनिया गांधी के इलाज में गांधी परिवार की मदद करके राणा कपूर ने अच्छा काम किया, जैसे उनका धर्म था कि भाई सोनिया गांधी को इलाज की जरूरत है, तुमने पैसे से मदद की, ये तुमने अच्छा काम कर दिया और उन्हें पद्म भूषण देने पर समुचित ढंग से विचार किया जाए। तो मतलब पद्म भूषण मिलने का क्राइटेरिया कांग्रेस सरकार के वक्त यह था कि कौन सोनिया गांधी का इलाज करा सकता है और उसमें मदद कर सकता है। गजब के आरोप है। इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक लेटर पोस्ट किया। आरपी सिंह का दावा है कि यह लेटर प्रियंका गांधी ने राणा कपूर को लिखी थी और इस लेटर में प्रियंका वाड्रा एमएफ हुसैन की पेंटिंग खरीदने पर राणा कपूर को धन्यवाद कर रही हैं।
कांग्रेस के जमाने में देश के बैंकिंग सिस्टम का कैसे मजाक बना दिया गया, यह पूरा घटनाक्रम उसको समझने में आपकी मदद करता है। और कुछ आंकड़े आपको बताता हूं। आजादी के बाद, यह आप आंकड़े देखिए, आजादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद 60 साल में बैंकों ने लोन के तौर पर कितने रुपए दिए? 18 लाख करोड़ का लोन दिया। कितने साल में? 60 साल में 18 लाख करोड़ रुपए बैंकों ने लोन दिए। 2008 से और 2014 के बीच बैंकों ने कितने लोन दिए आपको पता है? ये 18 लाख करोड़ रुपए का जो लोन था 60 साल में, ये 2008 से 2014 के बीच बढ़कर कितना हो गया आपको पता है? 52 लाख करोड़ रुपया। 52 लाख करोड़ बैंकों ने लोन बांट दिया। अब आप सोचिए कैसे कैसे किसको किसको लोन मिला होगा और क्यों बैंकिंग व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई थी। आपका पैसा जो बैंकों में डूब रहा है, उसकी नींव किसने रखी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 60 साल में 18 लाख करोड़ रुपया का लोन बांटे बैंक और मात्र 6 साल में 34 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बांट दे। मतलब लगभग डबल, जो 60 साल में बांटा उसका लगभग डबल बांट दिया 6 साल। क्योंकि उनको शायद यह लग गया था कि सरकार तो दोबारा आएगी नहीं, अब जिसको जिसको लोन देना है। और अब लोग कहते हैं अरे वो लोन लेके कैसे भाग गया, वो कैसे भाग गया। अरे जो लेके भागा उसकी वसूली भी हो रही है, वो वापस भी आ रहा है। ये जो बांट बांट के आपने किया पेंटिंग के नाम पर, 2006 से 2008 के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को लोन दिए गए जो सरकार के करीबी थे और उनकी पहले से लोन डिफॉल्ट की हिस्ट्री थी, बावजूद इसके बार बार लोन देने के आरोप लगते हैं। खुद आरबीआई गवर्नर रहे रघुराम राजन ने क्या कहा था? रघुराम राजन, उन्होंने कहा था कि 2006 से 2008 के दौरान 2006 से 2008 इस दौरान जिस तरीके से लोन दिए गए उससे बैंकों पर वित्तीय दबाव बना। यह रघुराम राजन का स्टेटमेंट है। किसी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बैंकिंग व्यवस्था होती है, लेकिन यूपीए 1 और यूपीए 2 के जमाने में बैंकों को बिल्कुल खोखला कर दिया गया, ये आंकड़े कहते हैं।